नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाला सेशन चल रहा था आपका। तो इंग्लिश में अभी आपका ग्रामर वाला पोर्शन चल रहा है, जिसमें सेशन कंटिन्यू करते करते जो है आज लेक्चर नंबर 11 आज होने जा रहा है। इससे पहले 10 सेशन हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर फर्स्ट से अगर आप देखते हैं तो आपका ये सब्जेक्ट बहुत जेंटली कवर हो जाएगा। उसके बाहर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया और उसके बाद में उस पर आधारित जो क्वेश्चन है उन पर आपने क्वेश्चन पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस कर ली। तो इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वर्ड दैट कंफ्यूज। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, या तो ग्रामेटिकली कंफ्यूज करते हैं, दैट मीन्स कि या तो स्पेलिंग वाइज कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर स्पोकन में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन रहती है। तो ऐसे ही उन वर्ड्स को समझेंगे कि कंफ्यूजन कहाँ पर क्रिएट होती है और इस प्रकार की कंफ्यूजन से कैसे बचा जाए। तो पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद में इस टॉपिक पर बेस्ड 10 टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में जो होंगे उन पर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आगे बढ़े उससे पहले जो नए स्टूडेंट है वो जान ले कि इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं बल्कि आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट अब तक मैं इस चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो वहां पर सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और वो ये है कि अगर आप में से कोई भी छात्र कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और ऐसे प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहा है जो आपको फ्री भी हो और वहां पर लेक्चर के साथ साथ में नोट्स भी आपको प्रोवाइड की जाए और बिल्कुल डीपली आपको पढ़ाया जाए कि स्ट्रेटेजी के साथ में, तो इस टाइप का जो चैनल है नाम है प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी। नया यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंतर्गत आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास सेशन ले रहा हूं। वहां पर सेशन अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी को तो विजिट जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर यूट्यूब पर डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हो। नाम ऊपर ये लिखा हुआ है प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फाउंडेशन की आपकी नोट्स है, स्पेशल पीडीएफ नोट्स है। अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं 149 रुपए के छोटे से सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको ये चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स प्राप्त हो सकती है। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए फाइनली अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ड दैट कंफ्यूज्ड, ठीक है, और इसी नाम से आपके सिलेबस में इस टॉपिक को ऐड किया गया है। दैट मीन्स कि ग्रामर में वो शब्द जो आपको बार बार कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पॉइंट हैं। चारों पॉइंट के माध्यम से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे और उन शब्दों को देखेंगे जो कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ में लेकर के आए हैं। और लास्ट में पॉइंट नंबर 4 में टॉप कैटेगरी वाले 10 एमसीक्यू पर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स कि ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, क्यों कंफ्यूज करते हैं, जरा आइए इनका नेचर थोड़ा सा हम समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को मिल रहा है, ताकि हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं जिनको थोड़ी इंग्लिश में पकड़ कमजोर है तो वो भी यहाँ से कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। इन इंग्लिश मेनी वर्ड्स लुक और साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग। दिस वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज learners while writing or speaking. Such words are called confusing words or word that confuse. क्लियर है। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर में कई ऐसे शब्द होते हैं जो साउंड के द्वारा या फिर दिखने में, साउंड या फिर दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं उनको हम आगे देखेंगे। पूरा पूरे एकदम पोस्ट मॉडर्न की तरह एकदम है ना, उसके डीपली समझेंगे सभी वर्ड्स को। तो फिलहाल आप इसका इंट्रोडक्शन में आप इसको समझ लीजिए कि जो वर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, वर्ड दैट कंफ्यूज, जो हमें कंफ्यूज करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दिखने में सेम हो सकते हैं, कभी कभार स्पेलिंग में भी सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है ना वो अलग होता है। अगर आप कंटिन्यू सेशन ले रहे हैं तो कल वाले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था होमोनिम्स होमोफोन्स, है ना। तो होमोनिम्स होमोफोन्स में क्या डिफरेंस आ रहा था, किसी में साउंड का डिफरेंस था या किसी में स्पेलिंग का डिफरेंस था, या फिर दोनों सेम थे तो उनका मीनिंग में डिफरेंस था। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स थे, लेकिन जो बचे हुए वर्ड्स होते हैं उनको हम कंफ्यूज इस कैटेगरी में डाल देते हैं, वर्ड दैट कंफ्यूज वाले में, ठीक है ना। तो ये वर्ड जो है, ये वर्ड किसी भी भाषा को बोलने वाले, है ना, या फिर सीखने वाले को कंफ्यूज करते हैं, एक लिखने में और बोलने में। ऐसे शब्द हमेशा कंफ्यूजन का
जो है माध्यम बने रहते हैं। वर्ड और ऐसे ही शब्दों को हम कंफ्यूजिंग शब्द कहते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड कहते हैं। क्लियर हो पा रहा है ना आप लोगों का? चलिए अब ये इंट्रोडक्शन के माध्यम से एक बार और मैं क्लियर कर देता हूं, एकदम आसान तरीके से सुनिएगा। अंग्रेजी में ऐसे शब्द जो दिखने में या सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग निकलता है। ऐसे शब्द अंग्रेजी सीखने वाले के लिए बड़ी दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं, बड़ी चुनौतियां उसके सामने प्रकट कर सकते हैं, जैसे लिखते समय में या बोलते समय में कंफ्यूज होना। इस प्रकार की आम चुनौतियां लर्नर के सामने बनी रहती है। इंपोर्टेंस की बात करें कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इस टॉपिक को पढ़ने की, तो फ्रेंड्स इसको पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं और एकदम जो है एकदम प्योरली सीखना चाहते हैं कि विदाउट एनी मिस्टेक अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी, क्योंकि इट इंप्रूव्स योर वोकेबलरी। एक तो सबसे पहला जो इसका फायदा होता है वो तो होता है कि आपकी वोकेबलरी जो होती है ना वो एडवांस लेवल की हो जाती है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कॉमन स्पेलिंग, जो कॉमन स्पेलिंग होती है उसको अवॉइड करती है। ठीक है, कॉमन स्पेलिंग, जो कॉमन वर्ड्स वाले स्पेलिंग होती है उसको अवॉइड करती है। एक सेकेंड, ओके। इसके अलावा इट मेक यूर राइटिंग एंड स्पीकिंग मोर एक्यूरेट। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है ना खाली इसके लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई महत्व नहीं है, बट इसको समझिएगा। ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं इसे हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी वोकेबलरी अच्छी हो जाए। इसके अलावा जो कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग लगभग लगभग कॉमन होती है ना, ऑलमोस्ट कॉमन होती है, जो दिखने में हमको लगभग सेम ही लगती है। ऐसी स्पेलिंग सेम या कॉमन स्पेलिंग वाले वर्ड से हम बचें, ऐसी गलतियां ना करें। और इसके अलावा राइटिंग और स्पीकिंग में जो हमसे गलतियां होती है उन गलतियों को अवॉइड करके और अपनी लैंग्वेज को और ज्यादा एक्यूरेट बना सके, इसके लिए इसका इस कॉन्सेप्ट का हमारे इंग्लिश ग्रामर में इंपॉर्टेंस रखा गया है। क्लियर? आइए तो अब जरा हमने इसके इंट्रोडक्शन पर तो बात की है, ऑलमोस्ट समझ चुके हैं कि कंफ्यूजिंग वर्ड होते कौन से। लेकिन अब अगर कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देख लेंगे शब्दों को सामने रख करके तो हमारी जो डाउट है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं काफी लंबी लिस्ट लेकर के आया हूँ, लेकिन दो चार शब्दों को मैं यहाँ पर बताऊंगा, उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन आंसर वाले सेशन में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हैं, जस्ट लाइक कि दो वर्ड हमने यहाँ पर लिए, पहले टेबल को समझ लीजिए। दो वर्ड लिए हैं जो दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बोलने में भी ऑलमोस्ट एक जैसे ही होंगे, ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग दोनों का अलग अलग निकलता है। अगर आप इस चार्ट को पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ोगे ना तो भी आपको ये समझ आ जाएगा। देखिए फर्स्ट कॉलम में एक वर्ड लिया मैंने जिसका मतलब हो, जिसको हम बोलते हैं, इसका स्पीकिंग क्या होती है, एक्सेप्ट। क्या होती है, एक्सेप्ट। और सेकंड वाले वर्ड को भी ऑलमोस्ट हम एक्सेप्ट ही बोलते हैं। तो दोनों का जो साउंड है वो सेम है ना, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। लेकिन मुझे बताइए क्या ACCEPT एक्सेप्ट और EXCEPT एक्सेप्ट दोनों का मीनिंग सेम ही होगा या डिफरेंट है या अलग है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो वर्ड नंबर 1 में जो एक्सेप्ट लिखा हुआ ACCEPT, जो पहले कॉलम में जो एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कुछ भी रिसीव करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, है ना। जस्ट लाइक कि आई एक्सेप्ट योर अपोलॉजी। वो जो सेकेंड कॉलम में जो एक्सेप्ट है इसका मीनिंग क्या होता है, एक्सेप्ट दैट मीन्स छोड़ करके। जैसे एवरीवन केम एक्सेप्ट रोहन, रोहन को छोड़ करके सब आए। तो दोनों का मीनिंग यहां अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है। अच्छा दूसरे को लीजिए, एक और है यहां पर अफेक्ट, अफेक्ट और एक इफेक्ट। तो साउंड में माइनर सा चेंज है, अफेक्ट इफेक्ट, डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट होगा। फर्स्ट वाले इफेक्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, इफेक्ट है ना, टू इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना किसी पर। और एक इफेक्ट, इस इफेक्ट का मतलब होता है ये भी ऑलमोस्ट प्रभाव डालने के लिए ही यूज किया जाता है इस वर्ड को भी, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीन निकलता है ना वो एक परिणाम के रूप में निकलता है। जस्ट लाइक द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट। अब यहां पर बोल सकते हैं कि दवाई का बहुत अच्छा प्रभाव हुआ, लेकिन वो उस प्रभाव को परिणाम के रूप में लेते हैं, परिणाम के रूप में। क्लियर? इसी तरह से देखिए यहां पर ADVIC एडवाइस और एक है ADVISC एडवाइस। दो तरह की एडवाइस, एक एडवाइस क्या है, सलाह देना, और दूसरी एडवाइस क्या है फ्रेंड्स,
तो ये दूसरी एडवाइस भी सलाह देना ही है, लेकिन ये वर्ब है और ये नाउन है, ये नाउन है। उसी तरह से लूज देखिए, लूज और लूज सेम साउंड है, बट एक लूज का मतलब होता है ढीला होना, बिखरा होना, और एक लूज का मतलब होता है खो देना, नुकसान। वही फर्दर, फर्दर, ठीक है, एक फर्दर का मतलब होता है एक फर्दर, जो फर्स्ट वाला फर्दर, इसका मतलब होता है दूरी, फिजिकल दूरी, डिस्टेंस, है ना, दिल्ली मुंबई की दूरी कितनी दूरी है। और एक फर्दर का मतलब होता है और अधिक, अतिरिक्त, वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन, मुझे और जानकारी चाहिए, ठीक है। इसी तरह की टेबल पूरी है, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप उसको डाउनलोड करके और अच्छे से एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, आपका पोर्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फटाफट अब बढ़ते हैं टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन जिनकी एग्जाम में आने की संभावना ऑलमोस्ट बनी हुई। इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द चूज करेक्ट वर्ड। यहां पर आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, आई कुड नॉट माई अम्ब्रेला दिस मॉर्निंग। तो यहां पर वर्ड दिए गए, सही शब्द चुनना है आपको। यहां सही शब्द में इन चारों में से कौन सा शब्द आएगा। तो आई कुड नॉट या लूज का मतलब कोई ढीला होना बिखरा हो तो नहीं है, बल्कि लूज, एल है ना, लूज। तो कौन सा राइट हो जाएगा, लूज। अरे यार एक मिनट, एक मिनट, पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। लूज, ठीक है, LOSE, लूज। मतलब क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, अब देखिए परफेक्ट बनेगा। आई कुड नॉट लूज माई अम्ब्रेला दिस मॉर्निंग। आज सुबह में अपना छाता नहीं खो सकता, मतलब जस्ट लाइक किसी को दे नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, उस केस में हम इस पाइप यूज करेंगे। लूज फर्स्ट वाले को हम यूज नहीं कर सकते, सेकंड वाला ऑलमोस्ट गलत है, लास्ट वाला गलत है, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस पे, स्पेलिंग वाइज। बट स्पेलिंग वाइज आप कब याद रख पाओगे, जब आपका जो कंफ्यूज करने वाले वर्ड है उन टेबलों को तो आप अच्छे से पढ़ लोगे, उससे रिलेटेड जो और ज्यादा जो वर्ड्स है उनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, पढ़ लोगे। अब यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई भी छात्र जो चाहता है ना कि सर यहाँ पर तो आपने जो अभी आप मैंने टेबल दी है उसमें ऑलमोस्ट 15-20 शब्द ही दिए गए हैं, अगर हमें अब एग्जाम में जरूरी नहीं कि उनसे ही आएंगे, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है ऐसा। बट अगर आपको डिटेल में ज्यादा और ज्यादा शब्द पढ़ना है, लगभग 100 वर्ड्स पढ़ने हैं, 200 वर्ड्स पढ़ने हैं, तो उस स्थिति में फ्रेंड्स आप स्पेशल पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, जिनका अनाउंसमेंट मैंने स्टार्टिंग में किया था क्लास की, और क्लास के लास्ट में भी मैं आपको उस नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा क्लास के रुकिएगा, 5-10 मिनट में हम एंड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही गैव मी गुड, ही गैव मी गुड। अब देखिए यहाँ पर ही गैव मी गुड, अब यहाँ गुड, अब यहाँ पर क्या लिखा हो, एडवाइस। तो कॉमन सेंस लगाकर हम ये तो यूज कर सकते हैं कि यार यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमें सही सलाह की बात कर रहा, सलाह देने की बात कर रहा है, एडवाइस की। तो ही गैव मी मतलब उसने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी, सलाह के लिए यहाँ यूज किया गया। तो एड क्या ये सही होगा, एडवाइस या फिर एडवाइसेस, एडवाइस। तो यहाँ पर देखिए एडवाइजरी तो होगा नहीं और ये नहीं होगा, तो दो तो हम काट देते हैं। अब ऑप्शन है हमारे पास में ए और सी वाला, कौन सा राइट होगा, एडवाइस सही है सलाह के लिए या फिर सेकंड वाला एडवाइस सही है, कौन सा राइट होगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा सी वाला, एडवाइस वाला, ठीक है ना। एडवाइस मतलब सलाह देना, तो उसने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द करेक्ट पेयर। यहाँ पर सही पेयर आपको चूज करना है, सही पेयर चूज करना है। लिखा हुआ है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए, स्पेलिंग में चेंज है, PAL और यहाँ पर है PLE, ठीक है। बोथ, अब इसका मतलब क्या हुआ सुनिएगा, बोथ मीन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्या दोनों का ही मतलब इंस्टीट्यूशन के किसी हेड को दर्शाता है, नहीं, गलत है ये। अच्छा, बोथ मीन रूल और लॉ, तो क्या इनमें से एक जो है रूल की बात करता है और एक कानून की बात करता है, जी नहीं। अच्छा, वन इज पर्सन, एक व्यक्ति है और दूसरा रूल है, क्या ये सही है, एग्जैक्टली सही है। ये प्रिंसिपल जो है ये किसी इंस्टीट्यूशन के कौन है, प्रिंसिपल हेड है, इसलिए ये व्यक्ति की बात करते हैं। और सेकंड जो प्रिंसिपल है ये सिद्धांत की बात करते हैं, दैट मींस रूल की बात करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड, क्या लिखा हुआ, सी इज टॉलर हर ब्रदर। तो यहां पर देन आना चाहिए, है ना, ग्रामेटिकली क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। अब सही देन कौन सा होगा, THEN देन होगा या THAN देन होगा या दैट दोस्त, तो ये तो होना नहीं है। क्लियर है कि सी इज टॉलर देन हर ब्रदर, वह उससे छोटी, अब वह अपने भाई से छोटी है, राइट। तो यहां पर कौन सा देन आएगा फ्रेंड्स, कौन सा, THEN आएगा या THAN आएगा। यही तो ग्रामेटिकली कंफ्यूज करने वाले वर्ड होते हैं और यही कंफ्यूजन क्रिएट होती है और इसी से एग्जाम में हम गलती करते हैं। सही आंसर क्या होता है, THAN देन, है ना, THEN देन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
भाई ओके, चलो ओके, पार्लियामेंट। चलिए राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर सही सेंटेंस आपको चूज करना है। मैं थोड़ा स्पीड से आगे इसलिए बढ़ रहा हूँ क्योंकि आज क्लास में बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। आई एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशंस। आई एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशन, सेंटेंस मुझे सही लग रहा है। आई एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशन, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। सही, यहाँ पर ग्रामेटिकली कोई गड़बड़ नहीं है। यह लिखा हुआ है आई एक्सेप्ट ऑल योर कंडीशन, तो एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कौन सा है? ये एक्सेप्ट वो है छोड़ने वाला, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई एक्सेप्टेड योर गिफ्ट, एक्सेप्टेड योर गिफ्ट, एक्सेप्ट वर्ड नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, आई एक्सेप्ट नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड। द टीचर्स स्पीच हैड अ ग्रेट ऑन द स्टूडेंट। अब यहाँ पर इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था, दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट होता है प्रभाव डालने वाला, एक इफेक्ट होता है जो रिजल्ट देता है, परिणाम बताता है ना। तो यहाँ पर कहा गया कि टीचर्स स्पीच हैड अ ग्रेट ग्रेट इफेक्ट ऑन स्टूडेंट। तो टीचर के जो इस टीचर ने जो स्पीच दी है, उस स्पीच का छात्रों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, मतलब परिणाम के रूप में। तो यहाँ पर कौन सा आएगा फ्रेंड्स? तो इफेक्ट आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये सारे सेंटेंस यहाँ पर तभी चूज कर पाओगे आप, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जब तक आपके ग्रामेटिकल या कहीं जो वोकेबलरी है वो स्ट्रोंग नहीं होगी, तो यहाँ पर आप गड़बड़ करोगे ही करोगे। तो एक जैसे दिखने वाले शब्दों पर थोड़ा सा रिवीजन लगाइए आप लोग। इंग्लिश में ऐसा कोई नहीं है कि घोल के पिलाकर आपको चला जाएगा और आपको सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रामर वाला पोर्शन आप लोगों से पूछा जाता है। ग्रामेटिकली स्ट्रोंग होना, या समझ लीजिए कि आप स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रोंग हो गए। अगर ग्रामर आपकी स्ट्रोंग है ना, तो आप इंग्लिश में कभी कहीं पर भी गलती नहीं कर सकते हो। और ग्रामर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, और उन्हीं छोटी बातों को अगर आप समझ गए, सीख लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, फ्रेंड्स, कभी भी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चूज द करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करने को कहा जा रहा है हर क्वेश्चन की तरह। सेंटेंस दिया है द कार रिमेन इन द पार्किंग एरिया। तो स्टेशनरी, क्या कहा गया है? स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशन और स्टैचू, तो ये दो वर्ड नहीं आएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि कार जो है, कहने का इसका मतलब ये है कि कार पार्किंग एरिया में काफी देर से खड़ी हुई है। कब से ही खड़ी हुई है, मतलब एक स्थायी रूप से खड़ी हुई है, एक स्थायी रूप से खड़ी हुई है। तो यहाँ स्टेशनरी का दो मतलब निकलता है कि स्टेशनरी का मतलब होता है स्थायी रूप से, स्थायी बना होना, और एक स्टेशनरी तो आप जानते हैं जो आपके पास नोटबुक वगैरह है, ये सब स्टेशनरी में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा, बाय स्पेलिंग है ना, फॉल्ट है इसमें, स्टेशनरी जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द करेक्टली यूज्ड पेयर। थोड़ा सा इन क्वेश्चनों पर बाद में और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, ये सब कुछ समझ आ जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से मैं आगे बढ़ रहा हूँ आज। द टीचर गैव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट। क्या कहा? अ टीचर गैव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, टीचर ने बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट दी। इसके अलावा टीचर गैव मी अ नाइस कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है, थोड़ा देख लीजिएगा आप, ई और आई का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट सही है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट गलत है, दैट्स ऑल। ये नीचे के दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों है ही नहीं। यहाँ पर सही होगा आपका ऑप्शन बी वाला, कॉम्प्लीमेंट की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी? PLIMNET। और ये सबको, जितने वर्ड पे मैं क्वेश्चन बना करके लाया हूं ना, ये सारे वर्ड मैंने उस टेबल में दिए हुए हैं, जो टेबल में आपको बता रहा था। उस टेबल को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, ये सारे क्वेश्चनों में वो सारे वर्ड मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें वर्ड मैंने पीपीटी में ऐड ना किया है ना। इसलिए मैं स्पीड से बढ़ रहा हूँ, मुझे पता है आपकी क्षमता, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। पीडीएफ डाउनलोड करके उसको एक बार रिवीजन जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ही वॉक्ड अ लिटिल डाउन द रोड। तो यहाँ पर फर्दर मतलब कि कुछ दूरी के लिए यूज किया गया, एक फिजिकल डिस्टेंस होती है ना। तो फिजिकल डिस्टेंस के लिए, अब चूंकि एक वो कोई व्यक्ति है जो रोड पर चल रहा है, तो फिजिकल डिस्टेंस क्या बताना है? तो फर्दर या फर्दर, फर्दर कौन सा आएगा इसमें से? ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होना चाहिए, फर्दर, फर्दर। ठीक है, तो ही वॉक्ड अ लिटिल फर्दर डाउन द रोड, तो रोड पर काफी आगे तक निकल गया, काफी आगे तक, ये फिजिकल डिस्टेंस को शो करता है, काफी आगे तक निकल गया। राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज रिमेन वाइल द एग्जाम इज गोइंग ऑन। प्लीज रिमेन, रिमेन मतलब रहिए, क्या रहिए? क्वाइट मतलब चुप रहिए। प्लीज जब तक एग्जाम चल रहा है चुप रहिए, तो कौन सा क्वाइट आएगा यहाँ पर? QUITE आएगा। कौन मतलब, यहाँ स्पेलिंग की तो परख करना आपको, कौन सी स्पेलिंग सही है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है।
ऑप्शन ए या ऑप्शन सी, कौन सा राइट होगा? तो यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना, बाय स्पेलिंग। क्वाइट, प्लीज रिमेन क्वाइट व्हाइल एग्जाम इज गोइंग ऑन, जब तक एग्जाम नहीं हो जाते चुप रहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए, इसी के साथ में आपका सेशन होता है कंप्लीट। बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने सेशन को कंप्लीट किया है, इच्छा तो नहीं थी लेकिन क्या करें, समय बहुत निकल चुका। तो सेशन कल वाला जो सेशन होगा लेक्चर नंबर 12 में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन। और ये ग्रामर के छोटे छोटे पोर्शन ही हैं, ज्यादा टाइम लेने वाले नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट की क्लासेस बहुत है इन पर। पंक्चुएशन, उसके बाद में आइटम्स, ठीक है, आइटम्स में पहले भी पढ़ा चुका हूँ लेकिन वो आई थिंक सेकंड ईयर में पढ़ाया मैंने, तो थर्ड ईयर में भी मैं आप लोगों को आइटम्स पढ़ाऊंगा। जो भी ग्रामर में जितने भी पॉइंट आपको दिए होंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए होंगे, सभी कॉन्सेप्टों पर मैं वन बाय वन करके सेशन जरूर लेकर के आऊंगा। अच्छा, नोट्स सुन लीजिएगा। और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप लोग, ऐसे वर्ड्स कंफ्यूजिंग करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको और मोर एग्जांपल देखना चाहते हैं, नोट्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स बहुत छोटे से अमाउंट पर अवेलेबल है, 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर ये चारों नोट्स आपको प्राप्त हो जाती है पीडीएफ के रूप में। ठीक है, नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसके अलावा आप जो है कॉल भी कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर के आप अगर व्हाट्सअप कर भी देंगे ना तो आपको सारी जानकारी टीम के द्वारा दे दी जाएगी सब्सक्रिप्शन की। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, सेशन को शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये इंग्लिश ग्रामर का सभी सेशन आप तो सभी तक पहुंचते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।